मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं प्रियंका रोहेला आज बात करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 का यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 2 संसद। चैप्टर 1 आपका प्रधानमंत्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 का संसद का पार्ट 1 जिसमें हमने संसद के बारे में बेसिक जितनी भी जानकारी थी सब कंप्लीट कर ली थी कि संसद कैसे बनती है, वहाँ पे कानूनों का निर्माण कैसे होता है, संयुक्त रूप से संसद कैसे कार्य करती है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 2 जिसमें हम संसद के जो बाकी आपके अंग हैं 3 राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति कौन होता है? हमारे देश का औपचारिक प्रमुख होते हैं। हमारे देश के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। जो आपकी सेना होती है तीनों, जल, वायु और थल सेना, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, वो भी आपके राष्ट्रपति होते हैं। इसके साथ साथ आपातकाल लगाना और क्या कहते हैं आपके जो लोकसभा होते हैं उनके जो सेशंस होते हैं लोकसभा के, उनको स्टार्ट करवाना, उनको ख़त्म करवाना, ठीक है, वो सब भी कार्य राष्ट्रपति के होते हैं। और भी अन्य कार्य राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है उनके माध्यम से करते हैं। तो राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक अध्यक्ष होगा। जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति सदन को एक सत्र से दूसरे सत्र तक उपस्थित होने तथा सत्रावसान का आदेश देते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका लोकसभा है और राज्यसभा है उसमें जब कार्य शुरू किया जाता है, जब नई लोकसभा चुन के आती है, उसके सेशंस को स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले जो सेशन होता है उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। फिर दूसरे आपके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन सेशन अलग अलग होते हैं, तो एक सत्र से दूसरा सत्र तक उपस्थित होने का कार्य, बुलाने का कार्य और सत्रावसान मतलब उनको समाप्त करने का कार्य का आदेश भी राष्ट्रपति ही देते हैं। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक, मतलब कि कोई भी ऐसा कानून जो कानून बनने से पहले विधेयक के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे, कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाएगा। कुछ विधायक केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लाए जा सकते हैं। हमने विधायकों के प्रकार पढ़े थे संसद चैप्टर के पार्ट 1 में कि विधायक के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के जो विधेयक होते हैं वो लेके आए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। विधेयक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आपके धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और आपका संविधान संशोधन विधेयक। तो जो आपका वित्त विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा मतलब राष्ट्रपति के कहने पर ही लाया जा सकता है। सत्रावसान के दौरान मतलब जिस टाइम आपका सेशन नहीं चल रहा होता है लोकसभा राज्यसभा का, उस दौरान अगर किसी कानून की आवश्यकता है तो उसको अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति बना सकते हैं और जारी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, उसका प्रभाव तो वैसा ही होगा जैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है, शक्ति भी वैसी ही होगी, लेकिन वो अस्थायी होगा। वो सिर्फ 6 माह तक या फिर जब तक आवश्यक हो उसको दोबारा से रीन्यू करके आगे चलाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने बाद जब संसद की मीटिंग बैठेगी, सेशन बैठेगा और जब संसद सारे स्टेप्स को कंप्लीट करके उस अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दे देती है, तब तक वो अस्थायी माना जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, 6 महीने बाद संसद द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो कानून अपने आप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ मतलब कानूनी शक्तियों के बारे में कि कौन कौन सी कानूनी शक्तियाँ संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई हैं। सबसे पहले संसद का अधिवेशन मतलब मीटिंग को बुलाना और उसको समाप्त करवाना। साथ ही साथ जो आपकी राज्यसभा होती है वहाँ पर आपके 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, मतलब चयनित किया जाता है, चॉइस की जाती है। उन जो आपके राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं वो कहीं से भी इलेक्ट होके नहीं आते हैं राज्यसभा में, उनको राष्ट्रपति के द्वारा चूज़ किया जाता है 4 क्षेत्रों में से। वो 4 क्षेत्र आपके कौन से हैं? कला, विज्ञान, साहित्य और आपका समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को। जैसे अगर कला के क्षेत्र में से हम देखें तो सचिन तेंदुलकर को
लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य हैं वो, उनको राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट किया है राज्यसभा के सदस्य के लिए। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से और लोगों को भी लिया जाता है। संसद के अधिवेशन का उद्घाटन और संबोधन करना, जो सबसे पहले संसद बैठती है उसकी जो सबसे फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें अभिभाषण करना, उसको संबोधित करना कि क्या क्या कार्य किए जाएंगे और कैसे किए जाएंगे। संयुक्त अधिवेशन बुलाना, मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और उसमें अगर कोई मतभेद हो गया है, किसी प्रकार का झगड़ा हो गया है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो उसको सुलझाने के लिए जॉइंट सेशन बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उनकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है। तो जो बुलाने का कार्य होता है जॉइंट सिटिंग या जॉइंट मीटिंग को लोकसभा और राज्यसभा की, उनको मतभेद खत्म करने के लिए वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। फिर आता है संसद के नाम संदेश भेजना। साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति को कुछ लगे कि कोई कार्य हो रहा है और उसकी उन्हें सूचना नहीं मिली है तो उसके लिए वो संदेश भिजवा सकते हैं संसद के नाम कि इस कार्य के बारे में मुझे सूचित कीजिए या फिर सूचना क्यों नहीं मिली है इसके बारे में बताइए। तो वो सूचना प्राप्ति का भी संदेश भेज सकते हैं संसद को। दोनों सदनों या किसी एक सदन के उपस्थित न होने पर अध्यादेश जारी करना। जब दोनों सदनों में से कोई विधेयक पास होता है तभी वो कानून बनता है। अगर कोई भी एक सदन कार्यरत है, कार्य में है और एक सदन नहीं है उपस्थित, ऐसा होने पर क्या होता है, जो राष्ट्रपति है उनको पावर मिल जाती है कि वो कोई भी कानून या अध्यादेश जारी कर सकते हैं और किसी भी कानून को लागू कर सकते हैं उस टाइम पे। दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अनुमति प्रदान करना, ठीक है, ये भी एक उनकी विधायी शक्ति होती है राष्ट्रपति की। अब हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो संसद का नेक्स्ट अंग है, ठीक है, पार्ट है, वो है लोकसभा। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा को निम्न सदन या फिर निचला सदन या फिर जनता के सदन के रूप में भी जाना जाता है। और वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लोकसभा होती है वो भंग हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है, भंग होने का मतलब है कि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं, चुन के आए हैं, इन सब का पद पूरी तरीके से, सारे मेंबर्स का जो पद है वो खाली किया जा सकता है। इस वजह से कहते हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और इसी वजह से जो लोकसभा है इसको निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 550 निर्धारित की गई है, जबकि वर्तमान में 545 सदस्य जो है वो इलेक्ट होके आते थे, जिनमें से दो सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, जो कि आपके 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ख़त्म कर दिए गए हैं। अब 543 सदस्य जो हैं वर्तमान में लोकसभा में कार्यरत होते हैं, जिसमें से जो आपके 530 सदस्य हैं वो राज्य से और 13 सदस्य संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। लोकसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 साल की समाप्ति से पहले इसको भंग कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि बहुमत में नहीं है सरकार या फिर कोई गड़बड़ी चल रही है आंतरिक तौर पे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को वह भंग कर सकते हैं और भंग करने के बाद दोबारा एक नई लोकसभा या फिर चुनाव करवा के चुनी जाएगी और तब आगे का कार्य पूरा होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगर 5 साल का कार्यकाल किसी सरकार का पूरा हो गया है और जो देश है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो पूरे देश में प्रभावी होता है, तो उस टाइम पर अगर लगता है ज़रूरत तो 1 वर्ष के लिए जो कार्यकाल होता है सरकार का उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं होगा। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने और नई संसद को चुनने का प्रावधान संविधान में बताया गया है। अब हम जानेंगे कि लोकसभा की चुनाव प्रणाली कैसे होती है। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं, सदस्यों को चुना जाता है, वो कैसे चुना जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों को आम चुनावों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे, मतलब जो भी मेंबर 18 मतलब देश के जो लोग हैं, जो भी 18 साल से ऊपर है, 18 साल का है, वह सभी चुनाव में वोट देते हैं लोगों को। और प्रत्यक्ष तौर पर क्या होता है, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटें दी जाती हैं, जिसमें सदस्य संख्या और उसकी आबादी के बीच का अनुपात एक समान होता है। मतलब अगर मानिए कि कोई स्टेट है और वहाँ पे कोई जनसंख्या निवास कर रही है, तो वहाँ पे सीटों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाएगा कि एक सीट पर बराबर मात्रा में जनसंख्या, मतलब मानो ये कोई क्षेत्र है और ये कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी
इतनी ही आबादी के ऊपर एक सीट रखी जाएगी और यहाँ पर भी उतनी ही आबादी के ऊपर एक सीट रखी जाएगी। मानो यहाँ पे 1 करोड़ की आबादी निवास करती है तो 1 करोड़ के ऊपर एक सीट दे दी, तो यहाँ पर भी 1 करोड़ के ऊपर एक सीट दी जाएगी। ऐसे ही सभी राज्यों में सीटों का आवंटन किया जाता है। और ये जो प्रावधान है आपका कि एक सीट एक समान सदस्य संख्या के लिए और जनसंख्या के अनुपात में, ये 60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं होता। मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पर 60 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है एक सीट वाला। इसी वजह से जो काफ़ी सारी सीटें हैं वो खाली भी रह जाती हैं और काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही सीट आती है, जैसे आपके मणिपुर हो गया और आपका मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ से सिर्फ एक ही एक सीट चुन के आती है। तो इस वजह से वहाँ के जो सदस्य हैं वो इस चीज़ की भी मांग करते हैं कि सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनका समान रूप से लोकसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आपका यूपी है, यूपी बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ से ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होके आ जाते हैं लोकसभा में, तो वो अपनी बातों को ज़्यादा कह पाते हैं कंपेयर टू उन राज्यों के, क्योंकि जो राज्य छोटे हैं उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाता है क्योंकि वहाँ से सिर्फ 1 या 2 सदस्य ही इलेक्ट होके आए होते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी बातें चलती रहती हैं। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारी पोस्ट है हमारे संविधान में उनके लिए एक चीज़ ये अनिवार्य है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए लोकसभा के लिए और 30 वर्ष तक आयु या इससे ज़्यादा, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। और 35 वर्ष किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और 35 वर्ष प्रेसिडेंट के लिए। अपराधी या ऋणी ना हो कोई व्यक्ति, वही क्या हो सकता है? लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम भी होना चाहिए। जो आपकी वोटिंग लिस्ट होती है उसमें उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जो चुनावों के लिए खड़ा हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अब लोकसभा में हमारे जितनी भी अलग अलग जो अनुसूचित जाति व जनजाति हैं, चाहे महिलाएं हैं, इन सब के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान में किसी भी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व की मनाही है, ठीक है। धर्म विशेष के तौर पर तो नहीं दिया गया है आरक्षण, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अगर हम बात करें तो जो आपके SC ST वाले लोग हैं उनके लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। यह व्यवस्था शुरू में 10 वर्ष के लिए रखी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष उसको आगे बढ़ाया गया। और फिर उसके बाद जो आपका 95th अमेंडमेंट हुआ है, 95वां संविधान संशोधन 2009 में, इसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था इसमें। और अब इस पर आगे और बात चल रही है, अभी तो इसको 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है आगे। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। हेड ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष शासक दल से और उपाध्यक्ष विपक्ष से बनाए जाने की परंपरा है। मतलब ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे। ये एक परंपरा बना ली गई है लोकसभा के द्वारा ही कि जो अध्यक्ष होते हैं, जो पार्टी जीत कर आती है उनमें से अध्यक्ष चुने जाते हैं और जो विपक्ष में बैठे होते हैं, अपोजिशन में बैठे होते हैं, वहाँ से जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है लोकसभा का, जिससे कि जो स्थिति है वो बराबर रहे। क्योंकि अगर दोनों ही शासक दल में से चुन के आ जाएंगे तो वो ऐसा कहा जाता है कि फिर वो उनका ही पक्ष लेंगे। इस वजह से एक सदस्य दल की तरफ से और एक सदस्य विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। जो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। स्वतंत्र भारत के हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि क्या करते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष चुनने की तारीख को निर्धारित करते हैं कि किस तिथि को जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके चुनाव करवाए जाएंगे। इसके बाद निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति उसमें मत अपना वोट नहीं देते हैं। लोकसभा के सदस्य जो चुन के आए होते हैं और जो विपक्ष वाले होते हैं वो उपाध्यक्ष के लिए और जो दल वाले सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष के लिए वोट देते हैं, जिसमें प्रस्तावक, अनुमोदक और प्रत्याशी शामिल होते हैं। प्रस्तावक वो कि जो नॉमिनेशन करते हैं कि किन किन सदस्यों को अध्यक्ष के लिए चुना जाएगा, ठीक है। अनुमोदक वो जो वोट देते हैं और प्रत्याशी जिनको खड़ा किया जाता है कैंडिडेट के तौर पे। और निर्वाचन बहुमत के आधार पे होता है कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उसको अध्यक्ष चुन लिया जाता है।
बहुमत का समर्थन प्राप्त व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो जाता है। उसके बाद लोकसभा के विघटित मतलब खत्म होने तक, मतलब 5 साल के कार्यकाल को पूरा होने तक, या फिर जब राष्ट्रपति उसको भंग कर दें तब तक क्या होता है, अध्यक्ष अपने स्थान पर बना रहता है। और जब नए लोकसभा चुनी जाती है उस टाइम पे आपका एक जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, मतलब अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाता है जो नई लोकसभा के बनने तक कार्य को संभालते हैं लोकसभा अध्यक्ष के। अब हम जानेंगे कि जो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं उनकी शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। तो गढ़पूर्ति मतलब कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करना, कि लोकसभा की अगर कार्रवाई स्टार्ट करनी है लोकसभा स्पीकर को तो वो क्या देखेंगे कि कोरम पूरा है कि नहीं। कोरम का अर्थ होता है 10% सदस्यों का उपस्थित होना लोकसभा के अंदर। माने कि हमने देखा कि 543 सदस्य टोटल हैं, ठीक है, तो 543 में से 10% सदस्य होने ही चाहिए लोकसभा के अंदर, तभी जो है कार्यवाही या सदन शुरू किया जाता है। अगर 10% सदस्य उपस्थित नहीं है तो जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे, खत्म कर देंगे उस दिन के कार्य को। तो ये एक शक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष की। मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देना, अगर लोकसभा में किसी चीज़ पर बहस और चर्चा चल रही है और उस पर मतदान किया जा रहा है तो अगर जो वोट है वो बराबर हो गए हैं, वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का किसी भी चीज़ में वहाँ पर अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर वोट बराबर हो गए हैं तो उस स्थिति में एक निर्णायक मत मतलब वो अपना वोट दे सकते हैं और जिसको वो वोट देंगे उधर की बात ही मान ली जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने पर दोनों सदनों की अध्यक्षता करना, जब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उस दौरान जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुलाना, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बात पर चर्चा करनी है लोकसभा में तो जो नेता होते हैं वो उनको लोकसभा अध्यक्ष को उस चीज़ के लिए कहते हैं और उसके बाद गुप्त बैठक एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है। विधेयक पर निर्णय की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष ये कार्य करते हैं कि जब कोई विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर तो वही ये डिसाइड करते हैं कि जो विधेयक वहाँ पे पेश किया गया है वो धन विधेयक है या नहीं, क्योंकि अगर वो धन विधेयक होगा तो उसमें सिर्फ लोकसभा में कार्रवाई होगी उस पर, और अगर वो धन विधेयक नहीं होगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उस पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका सदन के सदस्यों को शपथ दिलाना, जब नई लोकसभा चुन के आती है और प्रधानमंत्री को दल मतलब जीते हुए पार्टी में से जब चुन लिया जाता है उसके बाद जो अन्य नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और बनाए जाते हैं, लेकिन उन सदस्यों को जो शपथ दिलवाई जाती है वो कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सभी सदस्यों को वो शपथ दिलवाते हैं। सदन के कार्यवाही का संचालन करना, साथ साथ जितने भी वहाँ पे कार्य होते हैं उनको संचालन करना। सदन की समितियाँ, ठीक है, अलग अलग प्रकार की समितियाँ बनाई जाती हैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर हर चीज़ पर चर्चा करने के लिए, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पर या निंदा प्रस्ताव पर, ठीक है, अलग अलग प्रकार की समितियाँ बनाई जाती है। तो उनके जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही ये डिसीजन लिया जाता है कि अगर कोई समिति बनाई गई है लोकसभा के अंदर तो उसका हेड कौन होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे सामयिक अध्यक्ष के बारे में, मतलब प्रोटेम स्पीकर के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह जब नई लोकसभा चुन के आएगी 5 साल बाद तो उसकी पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर वो बने रहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त करते हैं उस समय पर जब नई लोकसभा चुन के आती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं कुछ टाइम के लिए। इसके लिए जो सबसे वरिष्ठ सदस्य, सबसे अनुभवी या एज में सबसे ज़्यादा जो होते हैं उनको चुना जाता है और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर की। उनकी शक्तियाँ स्थायी अध्यक्ष के समान ही होती हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो स्थायी नहीं होता है, वो अस्थायी होता है। वो सिर्फ पहली कार्रवाई के दौरान जब तक शपथ दिलवाने का कार्य होता है तब तक उनको चुना जाता है, लेकिन जो उनको शक्तियाँ दी जाती हैं वो स्थायी अध्यक्ष के बराबर ही दी जाती हैं। ये नई लोकसभा में पहली बैठक के दौरान पीठासीन अधिकारी होते हैं, वही ये अधिकार रखते हैं कि किसको बोलने के लिए खड़ा किया जाएगा, किसको बिठाया जाएगा, कब क्या कार्य स्टार्ट किया जाएगा। इनका कार्य शपथ दिलवाना सदस्यों को और साथ ही साथ जो सदन के नए अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करवाने में भी वह मदद करते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो जो प्रोटेम स्पीकर का पद होता है वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ठीक है।
हमने संसद के 2 अंगों के बारे में जान लिया, प्रेसिडेंट और लोकसभा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, या द्वितीय सदन बोला जाता है, और ये भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी करता है। और राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भंग ना करने का मतलब ये है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कभी भी पूरी तरीके से अपने पदों पे से, मतलब पूरी तरीके से जो राज्यसभा के पद हैं वो खाली नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी सदस्य वहाँ पर चुने जाते हैं राज्यसभा के अंदर, जैसे 250 मेंबर्स होते हैं टोटल राज्यसभा के अंदर, लेकिन 250 के 250 सदस्य जो है कभी भी अपना पद पूरी तरीके से खाली नहीं करते हैं, क्योंकि 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद अपना इस्तीफा देते रहते हैं। ठीक है, मतलब पद पे से हटते रहते हैं और फिर दोबारा से 1/3 मेंबर चुन लिए जाते हैं राज्यसभा के लिए। और जब 1/3 मेंबर हट जाएंगे तो 1.5 तो रह ही जाएंगे फिर भी, तो पूरी तरीके से तो राज्यसभा खाली नहीं हुई। इस वजह से वो ये कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और इसी वजह से उसे उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन भी इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं होती है और इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, कि किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी। जो संरचना है राज्यसभा की वो कैसी है कि वहाँ पर 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जिसमें से 238 सदस्य जो हैं वो आपके राज्यों के लिए और बाकी और आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। 238 सदस्य टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और बाकी की जो आपके 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वहाँ पे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं आपके, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। साथ ही जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, चॉइस किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 क्षेत्र ऐसे हैं आपके जहाँ से 12 सदस्य वो चुने जाते हैं, मतलब आपका कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। ठीक है, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं आपके जहाँ से वो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जैसे लोकसभा में वो होते हैं अध्यक्ष होते हैं आपके, ऐसी राज्यसभा में भी एक सभापति होते हैं, लेकिन जो सभापति होते हैं यहाँ पे उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ जो राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर जितने भी कार्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को सदन की जितनी भी प्रतिष्ठा होती है और सम्मान होता है उसका संरक्षक भी बनाया जाता है। अनुच्छेद 64 के द्वारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं। लाभ के पद का मतलब है कि कोई भी और पद, कोई भी और पोस्ट, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो उस पर कार्य नहीं कर सकते। केवल उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति होंगे उस पद पर वो कार्य करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत सभापति मतलब भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो उपसभापति उनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जैसे आपके लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ऐसे ही आपके राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति का पद बनाया गया है। जो सभापति होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और जो उपसभापति होता है वो उसी राज्यसभा के सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुन के उपसभापति बनाया जाता है। और उपसभापति का कार्य वैसा ही होता है जैसे सभापति का होता है। ठीक है, बाकी के कार्य वो उनके देखते हैं उनके नीचे से। और जब उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं या फिर किसी वजह से उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं हुए हैं राज्यसभा में, या फिर उपराष्ट्रपति अपने पद पे ही नहीं है, किसी आपातकाल संकट की वजह से, या उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर चुनाव होके उपराष्ट्रपति नहीं आ पाए हैं जब तक उस पद पे अपने, तब तक जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के वही सभापति का जितना भी कार्य होता है राज्यसभा का वो संभालते हैं। अब हम जानेंगे राज्यसभा की स्थिति के बारे में। राज्यसभा में सदस्य राज्यों के विधानमंडलों द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। जैसे कि आपके संसद होती है और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के अंतर्गत ऐसे ही राज्यों में भी, ये तो हो गया केंद्र के
अंदर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो गया। और अगर हम स्टेट्स की बात करें, राज्यों की बात करें, तो राज्य के अंदर भी ऐसे ही दो होते हैं आपके, एक होती है विधानमंडल और एक होती है विधान परिषद। तो विधान परिषद ऐसे मान सकते हैं आप लोकसभा हो गई राज्य की, और जो विधानमंडल होते हैं वो एक तरीके की राज्यसभा हो गई राज्यों की, ठीक है। तो विधानमंडलों से कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको हर राज्य के विधानमंडल से 2-3 सदस्य जो है वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं, और उनको उस राज्य का प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा में सदस्य के तौर पर जगह दी जाती है। और कुछ सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मतलब मनोनीत भी किए जाते हैं राज्यसभा में। इस प्रकार से जो राज्यसभा है उसका गठन किया जाता है, और ये एक स्थायी सदन होता है जिसका अर्थ है वह भंग नहीं किया जा सकता। 6 साल तक वहाँ के सदस्यों का कार्यकाल या टेन्योर होता है, और प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्यों को उनकी जगह चुन लिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लोकसभा में डायरेक्ट तौर पर चुनाव होकर मेंबर्स को इलेक्ट करके चुना जाता है और आते हैं, ऐसे राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा में राज्य के जो विधानमंडल होते हैं राज्यों के, अलग अलग राज्य के, वहाँ से सदस्य भेजे जाते हैं और इस प्रकार से राज्यसभा की संरचना का गठन होता है। अब हम जानेंगे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। राज्यसभा के सभापति को कोरम, जैसे कि अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, वो भी कोरम अगर पूरा नहीं होता, 10% सदस्य पूरे नहीं होते हैं टोटल मेंबर्स का 10%, ऐसे ही जैसे लोकसभा में 543 सदस्यों का 10%, ऐसे ही राज्यसभा में 250 सदस्यों का 10%। अगर पूरा नहीं होगा राज्यसभा में तो जो उसका कार्य है वो शुरू नहीं किया जाएगा और सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, या उसकी बैठक स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, सभापति के पास होता है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह क्या करती है, सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है। आपकी जो संविधान है उसके अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, तो 12 अनुसूचियों के अंतर्गत जो आपकी 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है वह चुनावों के लिए खड़ा होता है और वो जीत जाता है, ठीक है, मानिए कि वो किसी एक एक्स पार्टी से उसने चुनाव लड़ा और वो जीत गया, लेकिन जीतने के बाद उसने क्या किया कि अपना दल बदल लिया, ठीक है, वो वाई पार्टी में चला गया, तो वो उसका सदस्य माना जाएगा वाई का। लेकिन इस चीज़ पर मतलब कई बार नेता ऐसे करते थे कि किसी दूसरी पार्टी में जाके चुनाव लड़ लेते थे और जब वो जीत जाते थे तो अपने पार्टी में वापस आ जाते थे, तो वो उस पार्टी दूसरी पार्टी में जिसमें वो चले गए हैं उसमें जीते हुए मेंबर माने जाते थे, वो उस पार्टी का नाम आगे बढ़ जाता था। तो इसी चीज़ पर रोक लगाने के लिए संविधान संशोधन किया गया और दल बदल नाम मतलब दल बदल निरोध नाम से एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल पर रोक लगाई गई कि कोई भी व्यक्ति जब एक पार्टी से चुनाव लड़ लिया तो वो दूसरी पार्टी में वापस नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है, वो उसी पार्टी में बना रहेगा जिस पार्टी के नाम से उसने चुनाव लड़ा है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इस पर प्रश्न लगाने का जो अधिकार है वो किसका है, सभापति का है। संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए भी सभापति की सहमति आवश्यक होती है। इसी प्रकार से अगर जो हमने विशेषाधिकार पढ़ाए थे आपको कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे कि आप कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक वो अपने पद पर बने हुए हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर अगर प्रश्न उठाना है, उस बात पे अगर चर्चा करनी है तो उसके लिए पहले सभापति से परमिशन लेनी पड़ती है। संसदीय समितियां चाहे वह सभापति द्वारा बनाई गई हों या सदन द्वारा बनाई हों, सभापति के निर्देशन पर ही कार्य करेंगी। जैसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जितनी भी समितियां बनाई जाती हैं लोकसभा में, उसके जो हेड्स होते हैं वह अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में अगर कोई समिति बनाई गई है, चाहे वह सभापति के द्वारा बनाई गई हो या सदन के सदस्यों द्वारा बनाई गई हो, लेकिन वो जितना भी कार्य करेगी समिति वो किसके निर्देशन, किसके आदेश पे करेगी, सभापति के आदेश पे करेगी। वह सदस्य को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग संबंधित संसदीय समितियों में नामित करते हैं। साथ ही साथ सभापति ये डिसीजन लेते हैं कि कोई भी अगर समिति बनी है तो उसमें कौन कौन से सदस्यों को रखा जाएगा और कौन कौन से उनको विभाग मतलब कि मंत्रालय दिए जाएंगे। जैसे आपकी कार्य मंत्रणा समिति हो गई, नियम समिति हो गई, सामान्य प्रयोजन समिति हो गई, इसके अध्यक्ष भी सभापति के द्वारा ही चुने जाते हैं। जहाँ तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है। सभापति को केवल सभापति को ये अधिकार है
कि वह संविधान और उससे जुड़े हुए नियम, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा के लिए उस पर क्या करें, व्याख्या करें। कोई अन्य सदस्य जो राज्यसभा का ही क्यों ना हो वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता, केवल सभापति को ये अधिकार होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है यूनिट 3 का चैप्टर 2 कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब यूनिट 3 का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है न्यायपालिका, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।